हेलो स्टूडेंट्स। हम पिछले लेक्चर में हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में एक एज के साथ, जैसे जैसे वो अपने आप को क्या करते हैं, उनमें जनरेशन होती है, विकास होता है, यंगेस्ट हो रहे होते हैं जब वो, तो उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उनकी वजह से बॉडी पे कुछ चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। उनके बारे में डिस्कशन हम अच्छे से कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी जो रिप्रोडक्शन में मेल सेल्स यूज होती हैं, मेल ऑर्गन यूज होता है और मेल हार्मोन्स वगैरह जो पोर्शंस है वो यूज होते हैं। उनके बारे में हमें बात करनी है आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। राइट साइड में एक डायग्राम है जिसको हमने कंपेयर करना है पैराग्राफ की हेल्प से। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पर जो डायग्राम में दिखाया गया है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए डायग्राम है। हमें इनमें जो नोमेनक्लेचर यूज हुए हैं, जो बॉडी पार्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, उनको नेमिंग दी गई है इस पैराग्राफ में, और क्या काम करते हैं वो सभी बताया गया है। तो जैसा कि हमें पता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है मेल सेल्स प्रोड्यूस करना, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे और वहां से गैमेट्स बनेंगे। न्यू जनरेशन के लिए डीएनए कोडिंग तैयार होगी और ऑफस्प्रिंग बनेगा। फिर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन, यहाँ पर बताया गया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो दो पोर्शन से मिलकर के बना है। पहला पोर्शन जो शरीर के अंदर होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, मेन वही होता है, और एक शरीर से बाहर होता है जिसे पेनिस कहा जाता है, और स्क्रोटम जहां पर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म बनाएंगे। अब ये तो बात हो गई कि दो पोर्शन हैं। आई रिपीट, एक पोर्शन शरीर के अंदर होता है, ये हार्मोनल जो एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो शरीर से बाहर होता है, मतलब जो हमें दिखाई देता है, वो होगा पेनिस, जिसकी हेल्प से यूरिन और स्पर्म जो है आउट होंगे, और स्क्रोटम या टेस्टिस जहां पर स्पर्म बनते हैं। ये दो पोर्शन जो है शरीर से बाहर होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म्स टेक प्लेस इन द टेस्टिस। जो जर्म सेल हैं यानी मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं या टिश्यूज हैं, वो कहाँ पर हैं? वो टेस्टिस में बनते हैं। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। स्क्रोटम यहाँ पर होता है और उसमें ये जो है प्रेजेंट होते हैं। यानी स्पर्म कहाँ पर बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। और जो टेस्टिस है वो एक क्लोज्ड लूप में प्रेजेंट होते हैं। एक हम कह सकते हैं एक थैले टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो होता है, जिसे कहा जाता है स्क्रोटम। बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर ए लोअर टेम्परेचर, क्योंकि जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो एक लोअर टेम्परेचर एक्वायर करना चाहती है। माइनस अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस कर दें, यानी हमारे बाकी शरीर का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस। तभी ये जो है स्पर्म फॉर्मेशन हो सकती है या अच्छे से काम करेगी। ये सभी के सभी डिस्कस होंगे हमारे चैप्टर नंबर इससे जो पिछला है हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें थोड़ी सी डिटेल में यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे काम करते हैं वो। और यहाँ पर इसके बाद ये जो स्पर्म बने हैं उसके बाद ये टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जवान अवस्था में ये जो स्पर्म है ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो डिफरेंट चेंजेस स्पर्म बनने के साथ ही हमें दिखाई देते हैं। जैसे स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं तो बॉडी में जो चेंजेस दिखाई देते हैं, जो हमने कल के आर्टिकल में बात की थी, सभी चेंजेस तभी दिखाई देते हैं। अपीयरेंस सीन इन बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स में भी कुछ इसी तरह से ये जो है अपीयरेंस होंगे। स्पर्म फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। हम यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से एक वेन्स टाइप की नली निकलती है, जहाँ से जो यूरिन है वो पास आउट होता है।
अब ये जो नली है और जो वास्ट डिफरेंस है, वो नली जो टेस्टिस से जुड़ी होती है, जहाँ से स्पर्म जो है बाहर आएंगे, वो दोनों कंबाइन हो जाती हैं एक जगह पर जा करके। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इनका रास्ता एक ही है, दोनों का यूरिन और स्पर्म दोनों का रास्ता एक ही है, इसलिए ज्वाइंट हो जाते हैं। द यूरेथ्रा दस फॉर्म है कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। अभी अभी हमने बात की यूरेथ्रा जिससे जो यूरिन आता है और स्पर्म जो है, दोनों का रास्ता एक ही है। अलोंग द पाथ ऑफ वेस्ट डिफरेंस, जो रास्ता होता है वेस्ट डिफरेंस का, उसके बीच में कुछ ग्लैंड्स आते हैं। ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स एड देयर सेक्रेंस, यहाँ पर अपने अपने जो पोर्शंस हैं, लिक्विड को से ऐड करते हैं। ये ग्लैंड्स जो बीच में है, यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो डार्क ब्राउन कलर में कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, ये ग्लैंड्स हैं। सेमिनल ग्लैंड्स यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो अपने अपने लिक्विड ऐड करते हैं, किसके साथ, स्पर्म्स के साथ। और रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसे सेमेंस कहा जाता है। स्पर्म्स और साथ में क्या ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से और सेमिनल वेसिकल से लिक्विड जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो सभी ऐड अप हो जाते हैं। इसका रीजन मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया होता है यहाँ पे। क्योंकि एक हार्मोनल बैलेंस की ज़रूरत होती है, पीएच वैल्यू को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। सेकंड वन, मोबिलिटी की ज़रूरत होती है। स्पर्म में अगर ये लिक्विड ऐड ना हो तो वो मूव नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो उस फ्लूइड का ऐड होना ज़रूरी है ताकि मोबिलिटी बनी रहे, स्पर्म अच्छे से मूव कर पाए और उसकी पीएच वैल्यू भी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अदरवाइज जो यहाँ पर यूरिन जो ऐड हो रहा है, उसकी वजह से पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। जो स्पर्म की यूरिन, क्योंकि दोनों एक कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पर आकर के, एक जो यहाँ पर नली है वहाँ पर जो ऐड हो रहे हैं ये दोनों, उससे क्या होगा, पीएच वैल्यू डिस्टर्ब होगी और रिजल्ट में स्पर्म जो है यूजलेस हो जाएंगे, इफेक्टलेस हो जाएंगे। तो इसी पीएच वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स कुछ लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं जो स्पर्म के साथ ऐड हो जाते हैं। एक तो वो पीएच वैल्यू को कंट्रोल करते हैं और दूसरा काम होता है मोबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सभी अपना अपना काम करते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं अलोंग द पास ऑफ, ये हो चुका है। और ये ट्रांसपोर्ट इजियर बनाने का काम करते हैं जो लिक्विड यहाँ पर ऐड हुए हैं। द स्पर्म आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल्स। जो स्पर्म्स हैं वो टाइनी बॉडीज होती हैं, लिविंग बॉडीज कह सकते हैं हम इनको। और यहाँ पर ये काम करते हैं जेनेटिक मटेरियल को फर्टिलाइजेशन की जगह तक पहुंचाने के लिए, यानी फीमेल जो एग सेल होते हैं वहां तक पहुंचाने का काम होता है इनका डीएनए मटेरियल्स को। और उसकी हेल्प से फिर क्या होता है, ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है और रिजल्ट में हमें न्यू जनरेशन के लिए ऑफस्प्रिंग तैयार होता है। और इस तरह से रिप्रोडक्शन जो है वो बाय फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। किस तरह से, वो नेक्स्ट आर्टिकल में हम स्टडी करेंगे, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मुझे उम्मीद है आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एजुकेशन के लिए। ये एजुकेशन बहुत नेसेसरी है, खासकर 10th के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ये। जिस एज से 9th और 10th में ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। ओके, ऑल द बेस्ट।